ये दोनों पैर और हाथ कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है, उसको भिजवा देना, नीचे होगा। तेरो भिजवाएगा, जाएगा, शायद एगो दोस्त रहता है उसका यहाँ। इस उम्र में पैरालिसिस इज टू टफ। लड़का जब आया था तो अपनी मम्मी, जिस दिन उसका बर्थडे था उसी दिन आया था। मम्मी को बोलो, मम्मी हमको बर्थडे का गिफ्ट चाहिए, हमको एस के झा सर के पास पढ़ने के लिए, आईटीआई किया हुआ था, पढ़ने के लिए भेज दो। ऐसा ऐसा ये उम्र में चला पैरालिसिस, मतलब बहुत ही गड़बड़ बात है। चलिए आते हैं हम लोग, चला क्वेश्चन की दुनिया में। आप स्वस्थ हैं चला तो भगवान को डेली थैंक यू बोलिए। अभी देखो आर के सर को का स्थिति, उधर निराला सर का, मतलब बना बनाया करियर कब शट डाउन हो जाएगा कहना मुश्किल। ये लोग कुछ कुछ तो, आर के सर निराला सर तो अपने मिस के कारण अपने उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आर के सर 14 घंटा पढ़ाते थे 15, 16, 17, 18 में, जब उनका पीक था। एडमिशन 3 महीना पहले तक लाइन लगल रहता था, 3 महीना पहले उनके बैच में एडमिशन होता था। खाते क्या थे? लिट्टी। लिट्टी मंगवा लेते थे, अपनों खाते थे, यार दोस्तों को भी खिलाते थे। तो उससे चला, वो तो हेल्थ धीरे धीरे उनका लीवर हो गया गड़बड़, क्योंकि भूखे भी रहते थे, मामला लीवर का प्रॉब्लम शुरू हो गया। एगो मनोज सर थे, हम लोग के साथ जीएस पढ़ाते थे, उनको भी वही हुआ। वो शादी वादी किए, लव मैरिज किए बेचारे, शादी लेके गए बीवी, हमेशा बाहर का खाना, बीवी उसकी हमेशा बाहर से लाइए, तबीयत खराब है हम नहीं बनाएंगे। बाहर से हमेशा खाना लाता था, खाना लाता था, खाना खाते 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 लीवर सिरोसिस हुआ, फिर लीवर कैंसर हुआ, फिर मर गए। बीवी तो है, बीवी अभी दरोगा है। उनको लीवर कैंसर हो गया, हम लोग बहुत इलाज भी करवाए। उसके बाद ये हमारे आदरणीय निराला सर ये क्या किए कि होटल से मंगा के बिरयानी खाते थे डेली। और क्या क्या खाते थे रे? कोने को स्टिंग आता है, वो डेली पीते थे। और क्या खाते थे रे? खाली बाहर का चीज। हमको चला पिछले 3, 4, 5 साल में याद नहीं है कि हम कोनो दिन बाहर का समोसा का, हम मूढ़ी मंगवा लेंगे, सलाद कटवा लेंगे, मिक्सचर डाल देंगे और खा लेंगे। उसमें क्या बोलते हैं उसको, खीरा, टमाटर, ये सब चीज डलवा के हरी मिर्च के साथ खा लेंगे। नहीं तो भूख लगेगा, आंटी को फोन करना, 4 को चला, जब काम करना है तो उसके लिए तो अंदर कुछ ऐसा डालना होगा जो तुमको हार्म ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ तो है कि लाइफ को जैसे जोतना है जोत देना है। जाइएगा बोरा में दोसर के लीजिए। अभी भी तो उनको तो बेड रेस्ट लिख ही दिया है। आर के सर तो समझो कि कभियो टिकट कट जाएगा बेचारे। तैयो हम कहते हैं सर छोड़ दीजिए, कहते हैं ना, आ रहे हैं हम, आज का बैच लेंगे। हमको चला ड्रॉप करने में नहीं बन रहा है, आज ड्रॉप करेंगे, कल निकल लिए, तब कहेगा आप ही ड्रॉप किया, हाइपर टेंशन से चले गए। तो हम वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं सर आप एकदम पढ़ाइए, नहीं तो कोनो दिन चल जाएंगे, वहां खड़ा हो कहेंगे निराला आप नहीं रहे आर के सर, कहेंगे आप ही ना क्लास इनका ड्रॉप किए हैं जी। तो हम डर से नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा हिम्मत वाला आदमी कि 24, 26 को कीमो लेकर पढ़ा रहा है वो बंदा, 26 को कीमो हो गया है और तैयो पढ़ा रहा है, तैयो इलाज करवाने जा रहे हैं। अभी गए हैं दिल्ली, आज गए हैं सर ना, आज क्लास लिए हैं, आज लेके गए। गैस के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के धारा के वर्ग और धारा के प्रवाह के समय अवधि के समानुपाती होता है। H बराबर सुने हो I स्क्वायर RT। तो देखो धारा के वर्ग का और समय का समानुपाती है। किसका नियम है? ये जूल का नियम है। किसका नियम है? चला
जूल का नियम है। अब फेराडे क्या दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोलो हाँ। हुक क्या दिया था? भाग प्रतिबल जो है समानुपाती किसके होगा? विकृति के। चार्ल्स क्या किया था? वोल्टेज समानुपाती टाइम व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। हो गया। जूल ने विद्युत धारा का कौन प्रभाव दिया? ऊष्मीय प्रभाव। इसी को चला डिटेल करके लिख दिया कि धारा के वर्ग का समानुपाती, समय का समानुपाती, बोलन रे। इसी में देता प्रतिरोध का समानुपाती, तो वन हो जाता। आंसर बताओ क्या हो? हाँ, एक के बात हुआ। आंसर बताओ। सी फॉर कैट। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार समूह 3 के किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 है, जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाँ, इक्का अल्युमिनियम को किससे प्रतिस्थापित किया गया? गैलियम। इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम के द्वारा। इक्का बोरोन को स्कैंडियम के द्वारा। हो गया। इक्का अल्युमिनियम हो जाएगा गैलियम, इक्का बोरोन हो जाएगा स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। बोलो हाँ। इक्का मैंगनीज हो जाएगा रेहेनियम। क्या हो जाएगा चला? रेहेनियम। बट वो पूछेगा नहीं, जबरदस्ती का लोड नहीं लेना है, पूछेगा यही 3 गो। इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम एक जैसा ना हो। अल्युमिनियम में भी मो, गैलियम में भी मो। अब बोरोन और स्कैंडियम, बोरोन स्कैंडियम, इक्का बोरोन स्कैंडियम, इक्का एल्युमिनियम गैलियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम। बोलो हाँ। आंसर बताओ। यहां तक जो मामला है ये सब बकवासे है। क्वेश्चन गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया किसको? इक्का एल्युमिनियम। आंसर। ये कौन किया था? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने चला खाली स्थान छोड़ा और बाद में स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम को स्थान दिया। लिखना, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा। आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा जिसे जिसमें बाद में स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाना गया। जिसे बाद में स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाना गया। स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाना गया। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। जिसमें कितने प्रकृति में रूप में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? 94 की 92? 92। बोलन रे।
लिखना है छोटा, चुप लिखो। लिखना 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें जिसमें कौन कौन है रे? धातु कितने? हाँ, उपधातु कितने? 7। जिसमें उपधातु 7 है, जिसमें उपधातु कितने हैं? 7 हैं, तथा अधातु कितने हैं रे? हाँ, 28। हाँ, 22। कितने? हाँ, 18 हैं, जिसमें उपधातु अधातु 18 हैं, तथा धातु 93 हैं, तथा धातु कितने हैं? 93 718, कितना हुआ? 118। सही है ना? इसका आंसर ए नंबर नहीं रे, बी है। ए है कि बी है? हाँ, तो बी ही सही है। आना नहीं, जो आंसर है वो सही है। 118 और 94। अब तुम कहोगे हमरा याद नहीं है कि कितना है। अगर 94 है ना, आंसर कितना है? 94, ये सही है। 118 तत्व है, जिसमें 94 प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, और बाद बाकी सब हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं। एगो जो तुमको पूछेगा कृत्रिम है कौन, कौन ऐसा है जो रेडियो सक्रिय है और कृत्रिम है? पोलिनियम। लिख लो, पोलिनियम रेडियो सक्रिय है और कृत्रिम तत्व है। पोलिनियम रेडियो सक्रिय है और कृत्रिम तत्व है, यानी मानव निर्मित। 118 94 ही होगा, चला 94 प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। पोलिनियम रेडियो सक्रिय है और कृत्रिम है, यानी मानव निर्मित। ये रट्टा मार लो इसको। 118 में कितने हैं? 94। उधर हो गया चला 93 7 18। 93 7 18। 93 7 18। टोटल तत्व कितने हैं? 118। यो पूछा था पिछले बार कि टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। पहले चला 114 था। पहले कितना था? एक घर की छत से एक पत्थर जमीन की ओर गिराया गया, पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी? जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा घटेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा नीचे से थोड़ा, जमीन से टकराने से थोड़ा सा पहले, क्योंकि जमीन से टकरा जाएगा तो जीरो ना हो जाएगा, तब तो सब जीरो हो जाएगा। गतिज भी जीरो, स्थितिज भी जीरो। तो आंसर बता क्या होगा? गिराए जब जमीन को छूने से ठीक पहले। कहेगा झरना गिरता है तो झरने की गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? उष्मा ऊर्जा में। इसलिए गिरते हुए झरने का पानी गर्म होता है। लिख लो, झरने की गतिज ऊर्जा जमीन पर आते आते उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है।
गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है? ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है चला? इसीलिए झरने का पानी गर्म लगता है। निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? ए की बी की सी की डी? ऑक्सीजन का मुक्त होना यानी प्रकाश संश्लेषण ना, बोलो ना रे। ऑक्सीजन का मुक्त होना यानी अगला, शराब पीने की तुलना में अधिक अस्थिर है। शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर है क्योंकि यह पानी से कम है क्या? क्वथनांक ना। शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर है क्योंकि यह पानी से कम। देखो, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी। लिख लो, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी। अल्कोहल का 78 डिग्री सी। बीपीएससी टीचर वाला रिजल्ट दे दिया। पानी का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सी। अल्कोहल का 78। अल्कोहल का कितना? 78। तो अल्कोहल कम में ताप पर खोलेगा कि ज्यादा ताप पर? कम ताप पर खोलेगा। बोलन रे, 78 पर खोलना है। शराब पानी की तुलना में अधिक स्थिर है, अस्थिर है। अधिक क्या है? अस्थिर है, मतलब शराब जल्दी खोलने लगेगा। तो अस्थिर हुआ कि अस्थिर? क्योंकि यह पानी से कम। इसका क्या है क्वथनांक? कितना डिग्री सी है? 78। घनत्व तो कम, पानी से कम है ये है, लेकिन उसके कारण चला ये अधिक अस्थिर नहीं है। चिपचिपाहट भी नहीं होगा, बाकी भी नहीं होगा। नमक का क्वथनांक होता है 1465 डिग्री सी। लिख लो, नमक का क्वथनांक, नमक का क्वथनांक 1465 डिग्री सी। सबका नहीं पूछेगा। अशुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी से अधिक। एक 100 डिग्री सी से अधिक। अशुद्ध जल का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सी से। है तो और भी चला, ईस्टर वगैरह का भी, लेकिन वो पूछेगा नहीं। धवन सोडा का उपयोग, वॉशिंग सोडा ना, फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। इसका निर्माण इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया? इसका उपयोग किसके निर्माण में? बोरेक्स के निर्माण में। याद रखना होगा। ग्रीन विट्रियोल, फॉर्मूला बता। FeSO4। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इंटू Cl। नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2। वॉशिंग सोडा का उपयोग किसको बनाने में? बोरेक्स बनाने में। और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कौन सोडा? बेकिंग सोडा।
सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि देखो कि धारावाही चालक अगर है कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाएंगी। अब बता चला, कहता है सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं दूर जाएगा तो परिधि बढ़ रहा है कि घट रहा है? आंसर हो जाएगा। सही है। कभी कभी कहता है कुंडली के अंदर, तो कुंडली के अंदर, एक मिनट रुक जा, कुंडली के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समानांतर हैं। कैसी हैं? समानांतर हैं। आ कुंडली के बाहर वृत्ताकार हैं। यो बात लिख लो, लिखना चुंबकीय बल रेखा लिख के डैश दो। लिखना कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर ये रेखाएं समानांतर होती हैं। ये रेखाएं समानांतर होती हैं क्या लिखें? हाँ, ये रेखाएं समानांतर होती है तथा कुंडली के बाहर कुंडली के बाहर ये रेखाएं वृत्ताकार होती है। घटेगा। आज चलाई चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ। आज चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। जड़त्व आई बराबर होता है mr स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है? mr स्क्वायर। आई बराबर mr स्क्वायर। आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। m क्या है? द्रव्यमान है। r क्या है? त्रिज्या है। तो बताइए आंसर क्या होगा? सही कथन क्या है? द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा जड़त्व उतना ज्यादा हो। आंसर बताइए। होगा। और त्रिज्या भी जितनी ज्यादा होगी जड़त्व उतना अधिक होगा। यदि एक वस्तु करा 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी है?
-0.1 मीटर, बोलो हाँ। और अवतल दर्पण से 0.2 मीटर दूरी पर रखा जाता है। वस्तु दूरी दिया हुआ है -0.2 मीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब भी बराबर वाट बनेगा। कैसे बनेगा? अवतल दर्पण है तो 1/v आप +1/u बराबर 1/f लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चला -10 है मीटर ना। 0.1 पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर के नीचे हो जाएगा ना 10। 1/10 मीटर। 1/20 मीटर। अब यहां रख दो, आंसर निकाल दो। निकाल लोगे कि निकाल दें? हाँ रे, जोड़ घटाओ कौन रे, कितना दिमाग खराब। अब ठीक है, सॉल्व कर लेगा? कैसे करेगा? 1/v या +1/u। u का मान क्या होगा? -1/5 बराबर 1/f। f का मान कितना है? -1/10। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। एफ भी का मान बता। सॉल्व कीजिए, एलसीएम एचसीएफ करते रहिए। हो गया? तुझे देख कर है जगना। पढ़ें? आवधिक सारणी में अत्यधिक इलेक्ट्रोनेटिव हेलोजन, हेलोजन यहां है, चला यहां। अरे यहां है हेलोजन है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्षारीय धातु यहां है पहले में। बोलो रे, क्षारीय धातु। बोलो हाँ। अब कहता है आवधिक सारणी में अत्यधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजन और अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्षार धातुओं को अलग किया जाता है। यानी इसके बीच में जो होगा वही ना अलग करेगा। बोलन रे, इसके बीच में तो दिख रहा है, देखो क्षारीय मृदा धातु है। दुर्लभ मृदा तत्व की संख्या चला 17 है, ये अलग अलग जगहों पर है। बोलन रे, और नोबेल धातु भी Cu AgAu है। और नोबेल गैस हो गया अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें चला एगो प्लेटिनम भी आता है नोबेल धातु में। इसलिए इसका सही आंसर होगा आवधिक सारणी में हेलोजन और अत्यधिक धातुओं को अलग कौन करता है? तो यहां पर जो तत्व होगा वही अलग करेगा। कौन है यहां? कौन है रे? क्षारीय मृदा ना। क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा क्या हो जाएगा आंसर? आई कौन तत्व है? सेकंड है ना। कौन तत्व है? सेकंड है। फर्स्ट है को कहते हैं क्षारीय धातु वर्ग, सेकंड है को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। नोबेल धातु वह धातु है जो महंगी होती है। सिक्का धातु अगर कहता तब CuAgAu ही होता, प्लेटिनम नहीं होता। बोलन रे, सिक्का धातु कौन है? जो फर्स्ट बी का जो तत्व है, फर्स्ट बी CuAgAu, इसको कौन धातु कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं। कौन धातु कहते हैं? सिक्का धातु। हो गया?
प्रोबूसल कैविटी, मुख गुहिका, बताइए क्या है चला? पाचन से संबंधित है कि रिस्पिरेटरी से संबंधित, श्वसन से? क्या होगा आंसर? पाचन से। किडनी उत्सर्जन से। परिसंचरण होता है किसका? रक्त का। किसका? श्वसन तो श्वसन है, रिस्पिरेटरी फेफड़ा हो गया, किससे संबंधित है? श्वसन से। एल्वियोली किससे संबंधित है? एल्वियोली, क्या चला? एल्वियोली फेफड़ा से संबंधित है। आप दिल्ली किससे संबंधित है? पाचन से ना, छोटी आंत यानी पाचन से संबंधित है। बीएसएससी बूस्टर यूट्यूब मैगजीन कितने लोग फॉलो कर रहे हैं एकदम रेगुलर बेसिस पे? वेरी गुड। जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप घर जाइएगा तो कल तक पार्ट 2 छप के चला आएगा, कल शाम तक, यानी परसों से पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। और दुर्गा पूजा में भी क्लासेस उसकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? तुम लोग के साथ एक समस्या है कि जब वैकेंसी आता है ना, तब एक बार जोर लगाता है, और जब एडमिट कार्ड आता है ना, तब एक बार बीच में छोड़ देता है। बीच में छोड़ दोगे चला तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब क्या तुम सोचता है अपने करियर के बारे में तो हमारा नहीं पता है चला, लेकिन हमको ऐसा डेली लगता है कि तुमको डेली जगाना चाहिए। लेकिन तुम क्या ऐसा भैंस है कि हर 2 दिन पे सूझ जा, दीने में भोर जागता है, शाम में सूझ जाता है। अभी तो हम जगा के भेजेंगे तो आज लगेगा कि नहीं, हम लोग को भी मास्टर जब कहता था ना चला कि पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, इससे दुनिया बदलेगी, लगता था आज से शुरू कर देंगे। लेकिन वो आज चला आता है। जो लाने वाले बच्चे हैं वो लाते हैं अपने आज को, और जो सोचने वाले बच्चे हैं वो सोचते रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और रेगुलर बेसिस पे तैयारी कीजिए। किसी भी चीज क्रमबद्ध ज्ञान नहीं होगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। चला कभी सोचता है कि इसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है? व्हाट इज द ऑप्शन? मेरे पास बहुत ऑप्शन होगा। हम बताते हैं, तुम जिस फैमिली से है उसके पास 2-3 ऑप्शन बचेगा। एक तो यहां से दिल्ली पंजाब चले जाओ किसी कंपनी में काम करने के लिए, एक ऑप्शन। पटना में तो मिलना नहीं है, बिहार में कहीं काम नहीं मिलेगा, लेबर में नहीं मिलेगा तो बढ़िया काम तो बहुत दूर की बात। दिल्ली पंजाब गुजरात काम करने जाओ, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है गांव में दुकान खोलो। बहुत लोगों के मन में यह चल रहा होगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है, बताओ प्राइवेट में था जे तू कह देगा। तुम्हारे पास कोई टेक्निकल डिग्री है ये नहीं है, पूरा कंप्यूटर चलाने बहुत कम आता है, डेवलपमेंट का काम तो बहुत दूर का बात है, प्रोग्रामिंग बहुत दूर का बात है, तुमको ना कोई मशीन चलाने आता है, तुम सिर्फ डिग्री खरीद के लाया है। अब मान लो आईटीआई तू बहुत बढ़िया से जानता है तो 12,000। 12,000 वो तोरा ना बीटेक किया है ओकरा, ओकर सैलरी है 12,000। धीरे धीरे बढ़ेगा, 12 से कितना बढ़ के हो जाएगा वो समझिए रहा होगा। हम लोग को भी लग जाता है कि ये स्टाफ का ज्यादा सैलरी धीरे धीरे बहुत बढ़ गया तो हटा देते हैं। भाई वो कहता है सब साल मेरा सैलरी बढ़ाइए, 2-3 से 1 साल भर बढ़ा दिए, अगला साल हटा देते हैं, जुगाड़ देख लेते हैं ओकर बढ़िया से। ओकर जो अल्टरनेटिव होगा ओकर बदला में ओकरा ले आते हैं, एकरा कहते हैं बाबू अब तू अपन देख लो। प्राइवेट संस्थान ऐसे ही चलता, नहीं चलेगा चला तो संस्थान में बचत कैसे होगा? तुम कहोगे ना ना, कैसे आप निकाल देते हैं? एकदम निकालना पड़ेगा। उचला उसमें कम क्वालिटी था तब ना वो प्राइवेट में काम कर रहा है, तो अपनी क्वालिटी में अब ऐसा थोड़े है कि किसी स्टाफ का बढ़ के सैलरी 50,000 हो जाएगा, कभी नहीं होना। अगर फाइनली वो हर महीना हर साल का काम को बढ़ाइए तो निकाल देंगे फाइनली। रे ये सब तो रोज झेलना पड़ेगा। कोनो दिन लगेगा आज जॉब है, आज शाम में लगेगा फिर नहीं है। डेली तुम जाओगे ये सोच के कि जॉब बचाना है, डेली, क्योंकि चला बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कॉन्सेप्ट है प्राइवेट कंपनियों का, बॉस इज ऑलवेज है। ओकरा में लग जाएगा बाप रे बाप घाटा लग रहा है, कहेगा 50 को निकाल दो। अब अगले दिन फिर तू सीवी लेके मोबाइल फिरो, नौकरी है नौकरी है नौकरी है, करना है क्यों? करना है।
नहीं करना है तो पढ़ो, नहीं करना है तो पढ़ो। पढ़ रहा है, क्रमबद्ध पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ना जाओगे बोरा में। आलू के स्टार्च, जब ये कह दिया यहां हो जाएगा आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है, कौन? आयोडीन। भैया ना। क्लोरीन एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट है, कौन एजेंट है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन। ये ध्यान रखना चला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। ये होता है ठोस अवस्था में, ब्रोमीन होता है द्रव अवस्था में, आई होता है गैस अवस्था में। क्लोरीन ऐसे भी ना गैस होता है रे, अब ब्रोमीन द्रव होता है, आयोडीन और स्टेटिन ठोस होता है। पढ़े? आयोडीन हम लोग खाते हैं किस अवस्था में? ठोस। तो ये याद रखना कि इधर वाला ठोस हो जाएगा। क्लोरीन गैस है, अब ब्रोमीन तो सबको पता है किस अवस्था? द्रव अवस्था। हम ये कह सकते हैं हेलोजन में दो गैस, एक द्रव और दो ठोस है। बोलो हाँ। अधिकतम विभव, ये ध्यान रखना चला, अधिक वोल्टेज के लिए, अधिक वोल्टेज के लिए बैटरी को किसमें जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम में एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। दूसरा, अगर अधिक धारा चाहिए, अधिक धारा चाहिए तो किसमें? समानांतर में। समानांतर में चला जी, जिसका पॉजिटिव निगेटिव सब एक साथ जुड़ेगा। सब पॉजिटिव एक साथ है, यहां देखो, यहां सब पॉजिटिव एक साथ, सब निगेटिव एक साथ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलाई। हो गया? अरे हुआ? पिछला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बताओ कौन सही है? देख लो, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसमें देखो निगेटिव निगेटिव कर दिया, बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव। इसमें देखो निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव, आंसर क्या होगा? ये किसमें है? ए में। कथा अवतल दर्पण के, ये अवतल दर्पण है मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष है, ये कौन अक्षर है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के वापस चली जाती है? सेंटर से। यहां से जो किरणें आती है ये इसी रास्ते पर बिना मुड़े चली जाती है। कहां से? सेंटर से, यानी वक्रता केंद्र से। सेंटर से यानी कहां से? वक्रता केंद्र से। आंसर हो जाएगा डी। उसी रास्ते पर लौट जाती है जिस रास्ते पर आई थी। आप फोकस से अगर निकलेगा, ऐसे निकलेगा और ऐसे चला जाए, समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाएगा।
फोकस से जो किरण निकलेगा वो प्रधान अक्ष के समानांतर। बोलो हाँ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में नहीं किया जाता है? ये लेना तो इस शीशा का अयस्क है, शीशा से टूथपेस्ट में यूज करेंगे रे। शीशा का अयस्क। चूना पत्थर भी यूज होता है, सिलिका घिसाई के लिए यूज होता है। चूना पत्थर भी होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, चटकने से रोकता है। इसके अलावे आप कह सकते हैं फ्लोराइड। सिलिका तो क्वार्ट्ज कांच में भी होता है, सीमेंट में भी होता है। बोलन रे। गैस द्वारा 4 किलो कैलोरी उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होगा बता? लिखना। सिंगल और देखें। सबसे अधिक ऊर्जा वसा में। लिखना 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी बराबर 9 कैलोरी ऊर्जा। लिखा। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी ऊर्जा। लिखा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी ऊर्जा। 4 किलो न कैलोरी ऊर्जा। देखो ना, 4 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा। लिखा। अब तुम कहोगे सर आंसर में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है बताइए? यहां पर चला डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक तो है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना? 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी। बोलो रे। अरे बोलो। हाँ ना ना, किलो कैलोरी हो जाएगा 1 ग्राम में। जुलुम ना हो जाएगा रे। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा। कितना कैलोरी? 4 कैलोरी। यहां कह रहा है कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा कैसे मिलेगा, तो दोनों तरफ किलो से भाग दे दीजिए। 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम गुना कितना हो जाएगा? 1000 ना। अरे बोलन रे। 1000 ई प्रोटीन प्रोटीने रहेगा। किलो से गुना करोगे तो 1000 से गुना होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम प्रोटीन में होगा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब यहां क्वेश्चन कर रहा है 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी के लिए कितना ग्राम? 1000 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बोलो केकरा फरियाना है? हाँ शर्करा फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर उसको 1 ग्राम नहीं 1000 करना हो। 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी उष्मा मिलता है।
1 ग्राम वसा 1 ग्राम है रे। 1 ग्राम कितना हुआ समझ में आ रहा है तुरा? ये इतना, एको चुटकी नहीं हुआ। ओकरा से किलो कैलोरी मिल जाएगा। 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी मतलब 4000 कैलोरी उसमें मिल जाएगा। बाप रे बाप, जुल्म हो जाएगा। इचला अगर 1 ग्राम प्रोटीन से 4000 कैलोरी उसमें मिल जाए, तो जुल्म नहीं हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम प्रोटीन। विटामिन डी क्या मारेगा रे? देखो, रिकेट्स को बाल अस्थि विकार भी कहते हैं। सूखा रोग इसी को कहते हैं रे। क्या हो गया? विटामिन डी लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ठीक तो है, रिकेट्स होता है। ये मेरस्मस है। क्वासियोरकर और मेरस्मस ये भी सूखा ही रोग है। क्वासियोरकर किसमें होता है, जवान में कि बूढ़े में? बच्चा में। या मेरस्मस किसमें? हमारे यहाँ छोटा मेरस्मस होता है बच्चों में, और क्वासियोरकर होता है बूढ़ों में। ये बच्चा बूढ़ा का सूखा रोग है, जिससे धीरे धीरे लोग सूखने लगता है। ये भी सूखा रोग है। इसका आंसर बता। ये पढ़ा है, टी बराबर 2 पाई √L/G। पढ़ा है। इसको कह रहे हैं G/4 पाई R²। 4 पाई²। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड्स करो। T² बराबर 4 पाई² इंटू L/G। यहां से अगर हम करते हैं G, इसको इधर लाते हैं, आप 4 पाई² को इधर लाते हैं, बराबर L/T²। देखो कहाँ है, यहाँ है T², जबकि बड़ी टी होना चाहिए था, लेकिन छोटी भी टी दिया है तो काम चला लेना है। ये समझा कि नहीं? G/4 पाई के को फॉर्मूले में है, T बराबर 2 पाई√L/G में। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड्स करो। T², ये 4 पाई², स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहां से G इधर लेके जाओ, 4 पाई² नीचे, L/T²। आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कैसे बनेगा? ये लिख लिए, L/2 लिख दिया रे। T² लिखो ना रे, L/2 है। हाँ रे पगला। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? चलो, यहां पर G बराबर होता है Gm/R²। यहां पर वैल्यू का मान कितना दिया है? 9.8 Gm/R²। और सतह से उसकी त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक का ऊंचाई दे दिया है R/10। बोलो हाँ। त्वरण का मान क्या होगा? G' बराबर होता है Gm/R+H²। जानते हो? पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है Gm/R+H²। अब यहां लगा दो Gm/R प्लस H के जगह पर R/10 लिख दें का होल²। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 10×11 यानी हो जाएगा 10/11। Gm देखना उल्टा पुल्टा ना हो। 10/11 का होल²। अब सही है। ई चला Gm/R² का वैल्यू कितना है? 9.8। तो ये हो जाएगा 100/121 गुना 9.8। गुना भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? जिसको नहीं पता है जान लो। पृथ्वी के सतह पर G बराबर होता है Gm/R²। पृथ्वी के सतह से H ऊंचाई ऊपर होता है Gm/R+H का होल²। पृथ्वी के सतह पर G बराबर Gm/R²। G बराबर क्या?
जीएम बटा आर स्क्वायर, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर जी डैश बराबर जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो h का मान दे दिया r बटा 10, तो r बटा 10 रख दिए, और 10 बटा 11 का होल स्क्वायर जीएम बटा आर स्क्वायर है। 10 बटा 11 हो गया 100 बटा 121 गुना 9.8। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व होगा रे दोस्त? अब देख लो कैसे सॉल्व करेगा, तो मैथ बहुत बढ़िया है आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।